भारत गांव का देश है। गांव को 2,89,000 प्रधान चला रहे हैं। इस भारत को अगर किसी को गलत फहमी है तो वो दूर कर ले। आप विद्वान व्यक्ति हैं, पंचायतों के जानकार हैं। ये चैनल को लोग, हमारे प्रधान साथी एडमायर करते हैं। स्क्रीन पलट पलट के रगड़ रगड़ करके देखते रहते हैं कि आपके चैनल पर पंचायतों को लेकर के क्या खबर आ रही है। जो एक ऑर्डर आया है, शून्य करार दिया गया 2000 का हवाला देकर, ये क्या है? 3.25 लाख से ज्यादा जो प्रधान है, 2,89,000 के करीब प्रधान है पूरे देश में, उन सब की चिंता करती है। डॉक्टर अंबारिश भी 2 बार रहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। प्रधानों की जरूरत के लिए जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार कानून बदलवाया जाएगा। हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, इसको कैसे फेस करेंगे? प्रधानों को प्रशासक बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो वैधानिक रूप से वो वैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। जंगल राज की तरफ चीजों को ढकेलने का प्रयास है। लेकिन ये भी कहा है कि जल्दी रिपोर्ट दें। ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग जल्दी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, पंकज जी, प्रधानों के कामकाज की व्यवस्था की चिंता करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। योगी सरकार अब जो हाईकोर्ट में मामले पहुंचे हैं, आपके साथ है, पूरी तरीके से खड़ी है, क्या तैयारी है योगी सरकार? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, आप देख रहे होंगे, हाल फिलहाल प्रधानों को लेकर ये लंबी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आई इंडिया की पूरी टीम का, खास करके पंकज जी, आपका बहुत आभार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सिर्फ एक ही बात को लेकर चर्चा हो रही है, जो ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है और आखिर कब चुनाव होंगे। जो प्रशासक बनाए गए हैं उसको लेकर मामले धड़ाधड़ हाई कोर्ट में याचिकाएं और जनहित याचिकाएं तेजी से डाली गई हैं, चुनौती दी गई है उसको, और हाई कोर्ट से भी और इसको लेकर तल्ख टिप्पणियां आई हैं। और दूसरी तरफ कि कब चुनाव होंगे पंचायत के, इसको लेकर भी हाई कोर्ट इधर सख्त दिखाई दिया है। तो ऐसे में जो प्रशासक नियुक्त हुए थे, सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाया, इसका क्रेडिट जिस संगठन को गया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि प्रशासक बनाने को लेकर हाई कोर्ट, लखनऊ खंडपीठ हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट, यहां अब तक 6 ऐसी तिथियां हैं आने वाले दिनों में, जो 9 जुलाई, 10 जुलाई, 13 जुलाई, इस तरीके से धड़ाधड़ 3 अगस्त तक सुनवाई होनी है। तो ऐसे में कहां कितना प्रधानों को जो है मजबूती देगा ये संगठन, और उनकी लड़ाई को कैसे लड़ने की तैयारी है? अखिलेश सिंह जी, जानना चाहेंगे कि जो आपका संगठन है जी, अब इन दिनों गांव में एक ही चर्चा चल रही है, क्या प्रधान प्रशासक बने रहेंगे या हाई कोर्ट कोई ऐसा आदेश करेगा और वो प्रशासक जो बनाया गया है वो नहीं रह जाएंगे? तो इसके लिए आप किस हद तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, गांव की सत्ता 5 साल से चुने हुए लोगों के हाथ में थी जी। चाहे वो गांव के चुने हुए प्रधान हैं, चाहे उस गांव में चुने हुए प्रधान की कैबिनेट है, जिसको ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं और गांव की भाषा में, देहाती भाषा में पंच कहते हैं। तो गांव को तो आज से नहीं, आदिकाल से ही पंच और प्रधान मिलकर के ही चलाते हैं, पंचायत ही चलाती है। पहले जब ये कानून नहीं था, 73वां संवैधानिक संशोधन लागू नहीं हुआ था, पंचायतों में चुनाव की व्यवस्था नहीं थी, उस समय गांव के लोग 5 लोगों को चुन लेते थे और वो 5 लोग गांव चलाते थे। समय बदला, संविधान आया, प्रजातंत्र आया, और 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन लाया गया और 93 में उसको लागू किया गया जी। वर्ष 2000 से 1995 से चुनाव शुरू हुए, और तब से लेके आज तक गांव की जो सत्ता है वो चुने हुए लोगों के हाथ में रही है। भविष्य में भी जब तक पंचायतें हैं, जब तक योजनाएं हैं और जब तक सरकारें हैं, तब तक सत्ता पंचायतों के हाथ में ही रहनी है, प्रधानों के हाथ में ही रहनी है। इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, जो चुनौती दी गई है कि प्रशासक बनाना असंवैधानिक है
और जो एक ऑर्डर आया है शून्य करार दिया गया 2000 का हवाला देकर, ये क्या है, इसका कैसे मुकाबला करेंगे? जो माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खंडपीठ में याचिकाएं योजित की गई, 13 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है। इसके बाद 3 अगस्त को भी एक याचिका पर इलाहाबाद में सुनवाई होनी है और इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में भी 3 याचिकाएं योजित हुई हैं, 545, 593 और 559। इसकी 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये 3 याचिकाएं लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हुई। इलाहाबाद में जो आदेश किया है माननीय न्यायालय ने, वो एकल पीठ ने किया है, सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया है और वो ऑर्डर नहीं है। मैंने पहले भी अपने साक्षात्कार में मीडिया माध्यमों में बातचीत में मैंने कहा, मैंने उच्च न्यायालय ने उसमें कोई ऑर्डर नहीं किया है, टिप्पणी की है और ऑब्जर्वेशन दिया है कि न्यायालय क्या सोचती है इस विषय में, इस व्यवस्था के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान चुनाव की व्यवस्था लेकर के आया। संविधान ने कहा कि गांव में चुनाव होंगे, प्रधान होंगे और उनकी कैबिनेट होगी, ठीक उसी तरह से जैसे भारत सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन समय पर फिर भी चुनाव नहीं हुआ। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी कैबिनेट होती है। लेकिन समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए? आप इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, चुनाव समय से क्यों नहीं हुए, ये व्यवस्था प्रधानों को प्रशासक क्यों बनाना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 74 संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि भारत सरकार 5 साल में चुनाव होंगे, लोकसभा का गठन होगा, राष्ट्रपति को कामकाज चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होगी, मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री चेयर करेंगे और उनकी कैबिनेट उसमें इनका सहयोग करेगी। इसी तरह से संविधान ने अनुच्छेद 163 में ये कहा कि राज्यों में भी यही व्यवस्था लागू होगी और राज्यों में राज्यपाल महोदय को सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, परामर्श देने के लिए एक कैबिनेट होगी, मुख्यमंत्री उसको चेयर करेंगे और उनके मंत्री उसके सदस्य होंगे। अनुच्छेद 164 इसकी व्यवस्था करता है कि कितने सदस्य होंगे, कैसे इसका गठन होगा, कैसे इसकी शपथ होगी, इस व्यवस्था को निरूपित करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बनते हैं, कार्यवाहक कैबिनेट भारत सरकार में जो बनती है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसकी व्याख्या की गई है? कहीं नहीं की गई है। राज्य में मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी जो कैबिनेट है वो कार्यवाहक कैबिनेट होती है। ये कहां लिखा है संविधान में? संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा है। भारत सरकार ने कौन सा कानून बनाया इसके लिए? इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। ये एक व्यवस्था के तहत चल रहा है और निरंतर चलता आ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना आरंभ करता हूं। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन पूरे भारतवर्ष के 2.25 लाख से ज्यादा, 3.25 लाख से ज्यादा जो प्रधान है, 2,89,000 के करीब प्रधान है पूरे देश में, उन सब की चिंता करती है। मैं भी महाराष्ट्र में था, 26 जून से 30 जून तक महाराष्ट्र में मैंने वहां के चुनाव के पैटर्न की, इलेक्शन पैटर्न का अध्ययन किया, वहां के विद्वताओं से बात की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी इलाहाबाद में 3 दिन से विचार विमर्श में थे। मैं कहना चाहता हूं कि मार्च 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 11 मार्च से 25 मार्च के बीच, जब 22 में चुनाव हो रहा था, उस दौरान कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे। अभी की बात है, 2022 की। योगी आदित्यनाथ जी से पहले मार्च 2019 में 19 मार्च तक अखिलेश यादव जी चुनाव हार चुके थे, इसके बाद भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। 15 मार्च तक मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं, मार्च 2015 में।
कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करती रही। अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके। डॉक्टर अंबार रिजवी 2 बार रहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। डॉक्टर अंबार रिजवी 2 बार दो बार इस पद पर रहे। 2007 में मुलायम सिंह यादव जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे और उनकी कैबिनेट चलती रही। 2003 में भी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे, जबकि मायावती चुनाव की जीत के आ चुकी है। नहीं, हम रोकेंगे। कार्यवाहक और प्रशासक से क्या तुलना? मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के अपने सभी जो 19 करोड़ से ज्यादा 20 करोड़ के आसपास भाई बहन हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश में, उनको मैं बताना चाहता हूं बहुत स्पष्टता के साथ। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी लोग कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे, इनकी कैबिनेट रही, जिससे किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं हुई? चुने हुए लोग थे, जब तक दूसरे चुने हुए लोग नहीं आए तब तक उनको कार्यभार दिया गया कि आप कोई बड़े डिसीजंस, बड़े फैसले नहीं लेंगे, पर आप कार्यवाहक बने रहेंगे। ये संवैधानिक पद है, ये खाली नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ व्यवस्था ये थी कि प्रधानों का जब कार्यकाल खत्म होता और सरकार अगर चुनाव नहीं कराती है तो प्रशासक नियुक्त होते थे, यानी एडीओ को प्रशासक बनाया जाता था। सवाल ये है कि जब चुनी हुई व्यवस्था आपके पास है, आप चीफ सेक्रेटरी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? चीफ सेक्रेटरी की दक्षता मुख्यमंत्री की दक्षता में क्या अंतर है? पढ़ा लिखा होता है, अनुभवी होता है, उच्चतम वेतनमान होता है, हायरार्की होती है, उसके पावर्स होते हैं, उसका प्रोटोकॉल होता है। क्यों आपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं बना दिया? तो आप भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को क्यों प्रधानमंत्री की जगह नहीं बना दिया? तो आप नियम कानून बदलाएंगे क्या, जरूरत पड़ी तो? आप ये बताइए कि ये देश भारत गांव का देश है। गांव को 2,89,000 प्रधान चला रहे हैं। इस भारत को अगर किसी को गलत फहमी है तो वो दूर कर ले। भारत के किसान, भारत के नौजवान, भारत के प्रधान भारत को चला रहे हैं। और भारत के नौजवान किसान कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। गांव का नेतृत्व कौन करता है? प्रधान करता है। इस देश का नेतृत्व प्रधान कर रहा है। प्रधानों की जरूरत के लिए जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार कानून बदलवाया जाएगा और उसके प्रयास किए जाएंगे। तो मतलब साफ है कि कानून बदलाने की अगर जरूरत पड़ी, चूंकि ये माना गया कि जो प्रशासक नियुक्त हुए प्रधान, उनको चुनौती दी गई हाईकोर्ट में। अब जो संगठन प्रधानों को प्रशासक बनवाया है वो इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि जरूरत पड़ी तो कानून बदला जाएगा, यानी ऐसी नौबत आती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 67,694 ग्राम पंचायतें हैं। 57,000, माफ कीजिएगा, 57,694। अखिलेश सिंह जी ये जानना चाहेंगे कि अभी जो प्रशासक प्रधान बनाए गए, अब उनमें कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी आती हैं, जो हाई कोर्ट में धड़ाधड़ याचिकाएं पहुंची हैं। एक तो उनके अंदर संशय मैं दूर कर दूं कि एक तो कहा जा रहा है कि जो उन्होंने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च हुआ या 5वें वित्त आयोग से जो उन्होंने बजट खर्च कर दिया, लोग ये भी चर्चाएं छेड़ देते हैं कि वो भी, उसका भी हिसाब बाद में होगा। प्रशासक बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, कैसे फेस करेंगे हाई कोर्ट? आप देखिए, पहले बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 सब क्लॉज 3 उप क्लॉज का ए, धारा 12 की 3 का में ये प्राविजन किया गया, राज्य सरकार ने ये प्राविधान किया कि समय से चुनाव न होने की दशा में प्रशासक या प्रशासकीय समिति बनाई जाएगी। 2000 में पहली बार प्रशासक बनाए गए। उसके बाद मायावती जी के कार्यकाल में ये स्थिति पैदा हुई, तब भी प्रशासक बनाए गए। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा जो प्रधानों ने पैसे खर्च किए हैं प्रशासक के रूप में, इनकी रिकवरी की जाएगी, इनकी वसूली की जाएगी। मैं अखिलेश यादव जी से ही जानना चाहता हूं, 12 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके पहले 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री रहे उस समय भी कार्यवाहक व्यवस्था बनाई गई और प्रशासक बनाए गए। उन प्रशासकों ने जो पैसे खर्च किए, जो धनराशि सरकार की खर्च की, उसकी वसूली कितनी बार अखिलेश यादव जी ने आरसी जारी की और कितने लोगों के कुर्की कराई, कितने लोगों के घर में बुलडोजर चलाए, ये बताएं। अनर्गल बातें प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को नहीं करनी चाहिए।
ये तो आपने अखिलेश जी का बयान दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, इसको कैसे फेस करेंगे? हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था के तहत वर्ष 2000 से अब तक प्रशासक बनाए गए हैं। हाँ, उसमें डबल बेंच का आदेश हवाला दिया। प्रधान को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था को अवैधानिक कहने की बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ तो प्रशासक बनाने का जो कानून है, प्रशासक तैनात करने का जो कानून है, दो चीजें आपको साथ साथ रख करके समझनी चाहिए। एक लीगलिटी और दूसरी प्रैक्टिकलिटी। भारत सरकार का काम बिना प्रधानमंत्री और बिना कैबिनेट के नहीं चलता है। चुनाव हारने के बाद भी राज्य सरकार में पार्टियां चुनाव हारती हैं और मुख्यमंत्री कार्यवाहक बने रहते हैं। प्रधानों के तो भी चुनाव भी नहीं हुए। प्रधान कौन से हारे हुए हैं? तो जीते हुए लोग हैं। जीते हुए लोगों के हाथ में सत्ता रहे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चीजें चलें, इसमें क्या कठिनाई हो सकती है? ये आपकी मांग है, आप चूंकि मुखिया हैं संगठन के, आप उनकी हित की बात करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में कैसे फेस करेंगे? क्या ग्राउंड लेके जाएंगे आप? हाई कोर्ट में बहुत चीजें क्लियर कट हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया था अधिनियम में। पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 में 3 का जो जोड़ा गया था वो अध्यादेश के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसको चुनौती दी गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार 2003 में कानून बनाने के लिए सक्षम थी, समर्थ थी, संविधान ने जब ये तय किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के नीति निर्धारक था, तो उन्होंने तय किया कि कौन से काम भारत सरकार करेगी, कौन से राज्य सरकार करेगी। तो चुनाव कराने की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने अपने जो अधिकार थे उसके तहत एक कानून बनाया। कानून को एक सिंगल बेंच अगर उस पर कोई टिप्पणी करती है तो वहीं से कानूनी विकल्प खत्म थोड़े हो जा रहे हैं। अभी ये प्रकरण डबल बेंच सुन रही है। लखनऊ की जो पीठ है, डबल बेंच में सुनवाई हो रही है। आदरणीय राजन राय साहब के नेतृत्व वाली बेंच ने अभी सुनवाई की है। 10 तारीख को फिर से वो हियरिंग करने जा रही है। जो न्यायालय में जो लोग उपस्थित थे, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती हैं कि एक लार्जर बेंच इसको लेकर के लखनऊ खंडपीठ में बनने जा रही है। अच्छा, पहले आप जो सुनवाई की तिथियां हैं उसमें अपना पक्ष रखेंगे? प्रधान संगठन सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच से लेकर के लार्जर बेंच से लेकर के संवैधानिक पीठ से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक में जहां कहीं भी सुनवाई होगी, सब जगह संगठन खड़ा होगा और सब जगह ये बताएगा कि ये जो निर्णय लिया गया है ये कानून के दायरे में लिया गया है। प्रधानों को प्रशासक बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो वैधानिक रूप से वो वैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई परहेज नहीं था, प्रधानों को भी प्रशासक बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि जैसे आपका संगठन है, ऐसे अब भावी उम्मीदवारों का भी एक संगठन बन गया है। उनके भी संरक्षक ने ही रिट दायर की थी, और वो अधिकार जो है राष्ट्रीय अधिकार संघ है, उनके संरक्षक ने जब रिट दायर की, उसी के बाद एक मतलब सुनवाई हुई और उस पर टिप्पणी की गई, तो वो लोग भी तो लड़ेंगे। मैं उन सारे अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूं, ये जंगल राज की तरफ चीजों को ढकेलने का प्रयास है। जंगल का एक उसूल है, वहां शेर जब शिकार करता है तो सबसे पहले अपने शिकार को उसके समूह से अलग करता है। उत्तर प्रदेश में भी जो लोग जंगल राज लाना चाहते हैं, जो इंस्पेक्टर राज लाना चाहते हैं, जो अधिकारियों को प्रशासक बनाना चाहते हैं, उनका ये प्रयास है कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को तोड़ करके, मरोड़ करके, उनको अलग अलग करके व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जाए और प्रभावित किया जाए। जो प्रधान संगठन आज प्रधानों की लड़ाई लड़ रहा है, प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे घूम करके प्रधानों को प्रशासक बनवाया, और अब वो प्रधान प्रशासक बने रहें, ये व्यवस्था कायम रहे, इसकी लड़ाई लड़ रहा है।
जो आज प्रत्याशी हैं यही तो कल के प्रधान हैं। पिछले चुनाव में 8% पुराने प्रधान जीत करके आए थे, 92% नए प्रत्याशी प्रधानों के रूप में चुन करके आए। आगे आने वाले समय में जब 57,694 प्रधान चुन करके आएंगे तो उसमें भी तो इसी अनुपात में 2-4% इधर उधर, उसी अनुपात में ये नए कैंडिडेट्स जो आज संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, कौन मना कर रहा है? मेरी भावनाएं उन प्रत्याशियों के साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं उन प्रत्याशियों के साथ हैं, पर समय से चुनाव नहीं हो पाया, इसमें प्रधान संगठन की क्या गलती है? उनके कहते हैं, वो कह रहे हैं कि भावनाएं अगर मेरे साथ थी तो आप हमारी लड़ाई में लड़ते कि समय पर चुनाव हो, आप प्रशासक बनवा लिए सरकार से। आप समझिए हम तो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पंचायतें चले, प्रजातंत्र चले, विकास के कार्य अवरुद्ध नहीं हो। आप ये बताइए कि विकास के कार्य क्या बिना जनगणना के संभव हैं? क्या जनगणना राज्य में कराने का निर्णय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है? क्या अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री होते तो वो जनगणना को रोकने का निर्णय ले सकते थे? जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। भारत सरकार ने निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नहीं लिया था। 27 राज्यों को ध्यान में रख करके उसकी व्यवस्था को लेकर के कैसे योजनाएं बनेंगी, कैसे वहां पर प्लानिंग होगी, कैसे फंड्स दिए जाएंगे। जनगणना भी हो, चुनाव भी समय पर हो, किसने मना किया है? पर दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? अभी आपने उत्तर प्रदेश में SIR कराया, SIR कराने का निर्णय क्या योगी आदित्यनाथ जी ने लिया? अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो क्या वो SIR को रोक देते? ममता बनर्जी की सरकार थी, क्या ममता बनर्जी ने SIR को रोक दिया? तो अखिलेश जी फिर आगे विधानसभा चुनाव होंगे, फिर आप कहेंगे विधानसभा चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव साथ कैसे हो सकते हैं? यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पंचायतों के चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले होते नहीं दिख रहे हैं। ये मैं आज की बात नहीं है। आप मेरे सारे इंटरव्यू आप उठा करके देखिए, आप सारे मेरे पॉडकास्ट देखिए, मेरे सारे मीडिया बयान देखिए। भाई मनुष्य परिस्थितियों का दास है। आपके यहाँ SIR का निर्णय भारत सरकार ने लिया, अकेले राज्य के लिए नहीं लिया। जनगणना कराने का फैसला लिया भारत सरकार ने। भारत सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंचायतों के चुनाव क्या मायने रखते हैं? क्या इसलिए भारत सरकार ने जनगणना कराई कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो समय से? ऐसी बातें जो लोग करते हैं वो बातें बचकानी है, इसमें कोई तथ्य और तर्क नहीं है। भारत सरकार ने जनगणना को जो निर्णय लिया वो इंडिपेंडेंट निर्णय है और राष्ट्र को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए उसके लिए आंकड़े चाहिए, योजनाओं के लिए आंकड़े की आवश्यकता है। अखिलेश जी, आप तो सरकार के बहुत करीब हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अभी हाई कोर्ट ने समय पर चुनाव हो कहा है, साफ तौर पर कि तिथियां लेकर के आइए। आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि हाई कोर्ट बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल का सुप्रीम कोर्ट ने क्या ट्रिपल टेस्ट की बात कही कि नहीं कही? बिल्कुल कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि राज्य में चुनाव पंचायतों के तब तक नहीं कराए जाएंगे जब तक पिछड़ी जातियों के आंकड़े नहीं होंगे? लेकिन ये भी कहा है कि जल्दी रिपोर्ट दें। ओबीसी आयोग, ओबीसी आयोग जल्दी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, पंकज जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, पंचायतों के जानकार हैं। आपके चैनल को लोग, हमारे प्रधान साथी एडमायर करते हैं। स्क्रीन पलट पलट के रगड़ रगड़ करके देखते रहते हैं कि आपके चैनल पर पंचायतों को लेकर के क्या खबर आ रही है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था है उसमें किसी का दोष नहीं है। किसी ने जानबूझ करके पंचायतों के चुनाव को बाधित और प्रभावित नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें राज्यों में पिछड़ी जातियों के बारे में 3 जानकारियां आवश्यक हैं चुनाव कराने की। वही ट्रिपल टेस्ट है। ट्रिपल टेस्ट नंबर 1, उस राज्य में पिछड़ी जातियों की कुल आबादी कितनी है, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। ठीक है। जो आयोग उत्तर प्रदेश में गठित किया गया है, 75 जिलों में जाकर के इस स्थिति को जांचना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, क्या आपको लगता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग उसका पालन किए बगैर अपनी रिपोर्ट दे देगा? क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, परमादेश जारी किया है, उसको माने बगैर सरकार चुनाव करा देगी? ये सब क्या बातें हो रही हैं? सब कहाँ के तर्क लाए जा रहे हैं, कहाँ के तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं? जिस आदमी से 5 साल, जिस प्रधान से आपने सेवा कराई, लड़की की शादी में आपने उसको
झाड़ू पोछा से लेकर के और लड़की को विदा करने तक की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को आपने दी 5 साल तक, आपको क्या लगता है कि वो पहली बार में ही प्रधान बन गया है? तो 6 माह के लिए गठित हुआ है ओबीसी आयोग जी 6 माह के हिसाब से करीब नवंबर में रिपोर्ट आ जानी चाहिए जी। फिर चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए सरकार को। चुनाव के बाद भी ओबीसी, आप समझिए, ओबीसी आयोग जब आंकड़े देगा, राज्य सरकार उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था शुरू करेगी। जब तक ओबीसी आयोग के आंकड़े आएंगे, आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। 60 दिन, 45 से 60 दिन आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी करने की एक विहित प्रक्रिया है रिजर्वेशन की। सेमी जुडिशियल प्रोसेस चलता है। आरक्षण होगा, दावे होंगे, आपत्तियां आएंगी, निस्तारण होगा, अंतिम रूप से प्रकाशन होगा, फिर उसके बाद आरक्षण फाइनल होगा। अच्छा, और जब आरक्षण फाइनल होने के बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रधानों की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, आपका संगठन लड़ रहा, योगी सरकार अब जो हाईकोर्ट में मामले पहुंचे हैं आपके साथ है, पूरी तरीके से खड़ी है? क्या तैयारी है योगी सरकार की? योगी सरकार प्रधान संगठन के साथ नहीं खड़ी है। अच्छा। योगी सरकार प्रजातंत्र के साथ खड़ी है। योगी सरकार चुनी हुई व्यवस्था के साथ खड़ी है। योगी सरकार दोमुहे रुख का दृष्टिकोण नहीं रख करके एक तरह से सोचने और काम करने का काम कर रही है। उनका मानना है कि जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो सकता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अगली बार मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ लेने के दौरान कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। वो चाहे योगी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, और चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो। बल्कि मैं तो न्यायालय में संगठन इस बात को लेकर के जा रहा है पंकज जी कि एक यूनिवर्सल लॉ बनाया जाए जी। प्रधानों को किसी मुख्यमंत्री का, किसी राज्य की सरकार का मोहताज न बना करके रखा जाए। सरकार चाहे तो प्रधान को प्रशासक बनाए, सरकार चाहे तो एडीओ पंचायत को, क्या मजाक है। सरकार चाह करके क्यों नहीं प्रधानमंत्री की जगह कैबिनेट सेक्रेटरी को वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना देती है। सरकार चाह करके क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री की जगह, योगी आदित्यनाथ की जगह पर मनोज कुमार सिंह को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। ये सब बेवजह की बातें बंद होनी चाहिए। प्रजातंत्र में लोकसभा और विधानसभा की तरह ग्राम सभा को चलाना चाहिए। इसके लिए अगर कोई संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, भारत सरकार को आगे आकर के एक संवैधानिक संशोधन करना चाहिए और 27 राज्यों के लिए जो मुकम्मल व्यवस्था हो सकती है, प्रधानमंत्री के लिए कार्यवाहक की जो व्यवस्था हो सकती है, मुख्यमंत्रियों के लिए जो कार्यवाहक व्यवस्था हो सकती है, उसको एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पूरे देश के लिए डिजाइन करने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल, प्रशासक बनकर के भी क्या प्रधानों को उनका अधिकार मिला? प्रधानों को पहले तो प्रशासक बन करके व्यवस्थित हो करके पहली बार ये दायित्व मिला था। उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें प्रशासक के रूप में नहीं करना चाहिए, ये समझने का समय था। कोई ट्रेन छूटी नहीं जा रही थी, किसी तरह का कोई हैसल गांव में खड़ा नहीं हो रहा था। कौन सा काम प्रधान इंतजार करते हैं? किसी व्यक्ति के घर मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, और उसकी लाश जलाने के पैसे उसके घर में नहीं होते हैं, प्रधान कौन सा फंड निकाल करके उसकी व्यवस्था करता है, कफन की व्यवस्था करता है? बेटी की शादी होती है, दहेज का सामान कम पड़ता है, खाने का सामान कम पड़ता है, बच्चा पेड़ से गिरता है, घर में खबर आती है, माँ बाप चिल्लाते हैं, रोते हुए भागते हैं, हे भगवान आपने क्या किया, प्रधान जी कहाँ हो, गाड़ी लेकर के आओ, अस्पताल लेके चलना है। किससे पेट्रोल लेते हैं, किससे किराया लेते हैं प्रधान, कहाँ से बजट लेते हैं? प्रधानों के कामकाज की व्यवस्था की चिंता करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। उनके जो दायित्व हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो सुरक्षित होने की आवश्यकता है। नया काम नहीं कर सकते जब तक कलेक्टर की अनुमति नहीं होगी, जब तक डीपीआरओ अपनी रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। संगठन का प्रस्ताव निदेशालय ने शासन को भेज रखा है। अच्छा, शासन भेज रखा है। निदेशालय ने संगठन के प्रस्ताव को विचार विमर्श हुआ पंचायत राज निदेशक के साथ। क्या है प्रस्ताव में? स्वच्छ भारत मिशन की डायरेक्टर उस मीटिंग में शामिल रही।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी हमारे साथ रहे। हम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि ये जो जिलाधिकारियों के पर आधारित जो व्यवस्था है इसको खत्म किया जाए। निदेशालय ने इस बात पर सहमति दी कि ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, शासन स्तर पर इस पर बात हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार मंडल में, उनके सचिवालय में इस पर चर्चा हो चुकी है और आगे आने वाले समय में ये प्रतिबंध भी हटाया जाएगा कि जिलाधिकारियों की अनुमति से ही प्रधान काम करेंगे। इस प्रतिबंध को भी हटाने की आवश्यकता है और इसको हटाया जाएगा। तो देखिए, जो बातचीत में लब्बो-लुआब निकला है वो कुल ये निकला है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धड़ाधड़ एक के बाद एक याचिकाएं कोर्ट में पहुंची थी, वो हाई कोर्ट, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ खंडपीठ हो, वहां पर प्रधान संघ तो अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखेगा ही। सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यानी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो वहां भी जाएगी और जरूरत पड़ी तो कानून भी बदलेगी। यानी प्रधानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बातचीत से साफ संकेत निकले हैं। दूसरा संकेत ये निकला है, चूंकि जनगणना चल रही है, आपने बता दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी बता दिया जिसमें ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला अपनाने के लिए जो ओबीसी आयोग का गठन हुआ है उसको रिपोर्ट देना है। 6 माह तो कम से कम लगेंगे और ऐसे में चुनाव कहां तक जाएंगे, संकेत भी आपने दे दिया। चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत के विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। ये शासन में भी चल रहा है, प्रधानों के बीच भी ऐसे ही चल रहा है और सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, कोर्ट से क्या कुछ आएगा आने वाले समय में पता चलेगा। आपने बातचीत की आई इंडिया से, आपका बहुत आभार। आई इंडिया टीम का आपका बहुत आभार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।